नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ETI यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है हमारा फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। मतलब ऐसे कारण देखने हमने जिनके ऊपर जो है किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आज हम एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। इट इज़ द opposition offered by a conductor to flow of charge through them। ठीक है, थ्रो इटसेल्फ मतलब चार्ज जो कंडक्टर होता है उसके अंदर से कंडक्टर द्वारा उसको फ्लो होने से रोकने के लिए जो बाधा लगाई गई है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब ये ऑब्स्ट्रक्शंस है। ठीक है, तो आज हमने देखना है कि ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो फैक्टर हमें जानने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। ये एक हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सेल लिया है। तो यहाँ पे सेल और बैटरी में आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या डिफरेंस है। दो बैटरी होती है, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, यहाँ पे ये एमीमीटर है जो कि सर्किट के अंदर से करंट मापता है, जो कि सर्किट के सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये एक हमारा स्विच है। ठीक है, अभी ये ओपन पोजीशन में है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे डॉट लगा देता हूँ, इसका मतलब ये क्लोज पोजीशन में है। ठीक है, यहाँ पे ये येलो कलर की एक वायर दिख रही है, यहाँ पे हम निक्रोम वायर यूज कर रहे हैं। निक्रोम वायर हम जो है यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन कंपोजिशन भी मैंने बताया था, निकिल, क्रोमियम और मैग्नीज। ठीक है, और यहाँ पे आयरन जो है इसके अंदर मिक्स होता है। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि यहाँ से जो करंट आएगा, करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है, तो कैसे हमारा करंट चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैं पॉइंट दे देता हूँ ए और जो बी पॉइंट है, यहाँ पे नाइक्रोम वायर हमने लगाई है। तो यहाँ पे हमने कुछ एक्टिविटी करनी है। क्या, जब ये नाइक्रोम वायर यहाँ पे हमारी ए और बी के बीच में है, ठीक है, तब हमने यहाँ पे एमीमीटर से जो करंट की वैल्यू आ रही है वो हमने मेजर करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने ये जो लेंथ है इसको क्या कर देना है भाई, डबल कर देना है। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है वो सेम रखनी है। तो यहाँ पे फिर एमीमीटर द्वारा जो हमारी करंट की रीडिंग आएगी वो हमने जो है यहाँ पे नोट करनी है। ठीक है, और थर्ड टाइम क्या करना है, जो लेंथ ऑफ कंडक्टर थी हमारी नाइक्रोम वायर जो है उसकी सेम जो लेंथ होगी, लेकिन इसकी जो थिकनेस हमने क्या कर दी, यहाँ पे जो है डबल कर दी है। ठीक है, थिकनेस डबल कर दी है, और फिर जो एमीमीटर्स ने जो रीडिंग दी है फिर हमने वो कैलकुलेट करना है कितना जो है यहाँ पे करंट पास हो रहा है। ठीक है, फिर हमने सेम लेंथ की लेकिन डिफरेंट मटेरियल की हमने एक वायर यूज की है, सेम लेंथ सेम थिकनेस, बट मटेरियल अब की बार क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो मैं इसको अगर डिफरेंट है तो मैं इसको डिफरेंट ही ले लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है सेम लेंथ बट अदर मटेरियल की जो है एक वायर है। फिर हमने जो करंट की रीडिंग यहाँ पे आएगी फिर वो हमने यहाँ पे नोट करनी है। ठीक है, तो फिर हमने नोट करनी है। यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी, देखो यहाँ पे हमने तीन मेन चीज़ें ली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है पॉइंट हमारा, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, जब हमने लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज कर दी, डबल कर दी, तो एमीमीटर का जो करंट क्या होगा, आधा हो गया। तो ये जो लेंथ क्या है, डबल कर दी थी हमने, इसका मतलब जो है जो करंट है हमारा वो डिक्रीज हो गया, यहाँ पे करंट की वैल्यू कम होगी, घट गई है। ठीक है, अब हमने क्या किया था, थिकनेस डबल कर दी थी। दूसरा क्या था, थिकनेस का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जहां तक मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं एक पेन लेता हूं, यहां पे ये आपको जो विजिबल होगा, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो ये होलो सेक्शन दिख रहा है आपको, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो ये एक सर्कल की तरह जो है हमें दिखता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके बढ़ाने से क्या हो गया, करंट की वैल्यू भी हमारी क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी। ठीक है,
ओके, तो इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी करंट की वैल्यू जो है हमारी बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब थर्ड कंडीशन थी, जो मटेरियल है डिफरेंट ले लिया हमने, डिफरेंट मटेरियल का जो है हमने एक वायर ले ली। ठीक है, इसका मतलब नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। यहाँ पे भी जो एमीमीटर द्वारा करंट की जो वैल्यू आएगी वो भी अलग मिलेगी। तो नेचर ऑफ वायर हम कह सकते हैं, या नेचर ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब हमारे जो रेजिस्टेंस है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ कितनी है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो लेंथ हमने इंक्रीज की थी, इसका मतलब करंट जो है हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, करंट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस जो R जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। इसका मतलब जब R ज्यादा होगा, इसका मतलब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करंट इंक्रीज हो रहा था, इसका मतलब यहां से R की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो R का हमने देखना रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और डिफरेंट मटेरियल के लिए भी हमने देखा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, मतलब करंट की वैल्यू डिफरेंट आ रही थी। तो ओम्स लॉ से हमने ये चीज़ निकाली कि भाई R की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो R की वैल्यू हमें चेंज हो रही है। तो यहाँ पे तीन फैक्टर हैं जिनके ऊपर जो हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये हमने देख लिए हैं। तो मैं इसको जो है एक मैथमेटिकल फार्मूले के रूप में लिखना चाहूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको जो है यहाँ से रब कर देता हूँ अब। ठीक है, ओके, तो यहां से रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किस पे डिपेंड कर रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ कंडक्टर L। ठीक है, और क्या था दूसरे नंबर पे हमारा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एरिया, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हुआ, थिकनेस ज़्यादा हुई कंडक्टर की, तो जो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, करंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी। और क्या था, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ से ये दो कंडीशन आ गई है हमारी। तो यहाँ से इसको एक ही टर्म में मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा हमारा L/A। ठीक है, और यहाँ से मैं प्रोपोर्शनल के साइन को यहाँ से हटाना चाहूँ, रिमूव करना चाहूँ, तो ये आ जाएगा हमारा रो L/A। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है रेजिस्टेंस और लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे वर्क करने के लिए। तो यहाँ पे ये रो जो आया है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको रो बोलते हैं। ठीक है, रो ये क्या है, ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। मटेरियल किस चीज का बना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस और रो की वैल्यू भी हमारे, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, मतलब कि इसका टेम्परेचर के ऊपर बहुत ही इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका हम आने वाले जो अभी लेक्चर में करेंगे उसके बारे में भी देखेंगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये है रो, नेचर ऑफ मटेरियल पे ये हमारा डिपेंड करता है। इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। R हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी, और इसको कई बार हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको हम कई बार जो है कहते हैं। तो ये हमारा एक जो है जनरल फार्मूला आ गया रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। काफ़ी बार इसको न्यूमेरिकल में हम यूज करेंगे, बहुत बार इसको यूज करेंगे, एग्जाम में भी काफ़ी बार आता है, तो इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमने जो है रेजिस्टेंस का फार्मूला करने के बाद अब हमने क्या देखना है, जितने भी कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट को इजीली पास होने देता है जो मटेरियल, उसको हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, कंडक्टर जो अपने अंदर से इजीली जो है करंट को क्या होने देते हैं भाई, करंट को यहाँ पे पास, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। हम कह देते हैं गुड कंडक्टर बोल देते हैं उसको। ठीक है, जो अपने अंदर से करंट को इजीली पास ना होने दे उसको हम क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर। क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर। ठीक है, और जो बिल्कुल ही करंट को ब्लॉक कर दें,
करंट को क्या कर दें, ब्लॉक, अपने अंदर से पास ही ना होने दे, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे कि हमारा जो हो गया रबड़ है, कांच है, प्लास्टिक है, ठीक है, वुड है, स्टोन है, ये सारे हमारे क्या हैं, इंसुलेटर हैं। ठीक है, जनरली जो होता है रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी दोनों ही हमारी जो है कंडक्टर के क्या होते हैं, लेस होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, और इंसुलेटर की ये जो दोनों ही चीजें होती हैं आर और रो, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही क्या होती हैं, हाई होती हैं इन केस ऑफ इंसुलेटर। ठीक है, तभी हम जहां पे हमने जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, इसका हमें हीटिंग के लिए भी यूज करना होता है। तो वहाँ पे अब हमने देखा जितने भी अलॉय हैं, जितने भी अलॉय हैं उनका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, वो और रेजिस्टेंस हमेशा ही उनके रेस्पेक्टिव जिनसे वो बने हुए हैं उन मेटल से, उन कंडक्टर से हमेशा ही ज़्यादा होता है। तो इनमें हीटिंग भी ज़्यादा होगी। ठीक है, हीटिंग भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी वजह से जैसे हमने इलेक्ट्रिक प्रेस बनानी है, इलेक्ट्रिक आयरन बोलते हैं, वाटर इमर्शन रोड है, टोस्टर है, इलेक्ट्रिक हीटर है, वहाँ पे हम अलॉय ही यूज करते हैं। ठीक है, अलॉय यूज करते हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रिक हीटर में देखा होगा निक्रोम वायर यूज करते हैं, उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, और जहाँ पे हमने भाई रेजिस्टेंस कम चाहिए है वहाँ पे हम क्या करते हैं, कंडक्टर यूज करते हैं। तो वहाँ पे केवल और केवल एक ही जगह पे जो है प्योर मेटल यूज की जाती है, वो हमारा क्या है, फिलामेंट ऑफ लैंप। क्या है, फिलामेंट ऑफ लैंप। जो हमारा इनकैंडेसेंट पीले वाले, पीली जो लाइट देते थे, उन लैंप का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। कौन सी धातु का, टंगस्टन। ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हमने कई बार कर चुके हैं हम, 3500 डिग्री या 3400 डिग्री लगभग जो है इतना होता है। सबसे ज़्यादा मेटल के अंदर सबसे ज़्यादा जो है मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का ही होता है। तो ये फिलामेंट में बनते हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है अलॉय यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इनका भाई ऑक्सीडेशन नहीं होता। क्या है, ऑक्सीडेशन नहीं होता। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आके इनके साथ रिएक्शन कर लेती है और हमारी जो मेटल है वो वीक हो जाती है। इसी वजह से वो जल्दी टूट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। इस वजह से हम अलॉय यूज़ करते हैं। अलॉय का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या देखना चाह रहे हैं, हमारे जो कंडक्टर हैं, सॉरी जो मेटल हैं और जो अलॉय हैं हमारे, उनकी जो कंडक्टिविटी है, जो सॉरी रेजिस्टिविटी है, वो हमारी 10⁻⁻⁸ टू 10⁻⁻�6 ओम मीटर। क्या है, ओम मीटर, इसमें मेजर करते हैं। तो अलॉय और मेटल की जो रेजिस्टिविटी है 10⁸ टू 10⁻⁻�6 ओम मीटर है। मतलब इसकी वैल्यू बहुत ही कम है। ठीक है, अब हम इंसुलेटर की बात करेंगे। इंसुलेटर या बेड कंडक्टर, तो इनकी रेजिस्टिविटी 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर है। मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे फ्लो ऑफ चार्ज में। ठीक है, ये चार्ज को फ्लो नहीं होने देंगे। तो यहाँ से हम जहाँ पे हमें करंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती तब हम इनको इंसुलेटर को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे कंडक्टर के ऊपर जो आदमी को जो है शॉक लगने से बचाने के लिए जो है उसके ऊपर पीवीसी की काली काली परत देखी होगी आपने, वो हम लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा भाई मेटल और अलॉय होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी की रेंज क्या है। ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टिविटी है ये रो, और यहाँ पे भी ये रेजिस्टिविटी है रो। 10⁻12 टू 10⁻17 इंसुलेटर की होती है, और 10⁻⁸ टू 10⁻⁻�6 ओम मीटर हमारी मेटल और अलॉय की होती है। ठीक है,
तो ये हमने देखा कि भाई किन किन फैक्टर पे हमारा जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है डिपेंड करती है। ठीक है, ये फैक्टर हमने देख लिए हैं। रेजिस्टिविटी क्या होती है ये भी देख लिया है हमने, और यहाँ से आगे हमने ये भी देख लिया कि मेटल और अलॉय की जो कंडक्टिव रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी क्या होती है। अब हम इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, और कुछ कंडक्टर की मैंने जो है आपके लिए एक टेबल भी बना दी है। उनसे आपने याद नहीं करनी है, सिर्फ उनसे क्वेश्चन सोल्व करते हुए ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई ये कौन सा मटेरियल है। तो आइए कुछ क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं। ये टेबल है, यहाँ से आप इसको वही स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये कंडक्टर की है, तो सिल्वर है, यहाँ पे 1.6 × 10⁸, ये इसकी रेजिस्टिविटी है। इसका मतलब सबसे अच्छा जो कंडक्टर है वो सिल्वर है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। उसके बाद हमारे पास कॉपर भी है, एल्यूमिनियम भी है। तो हम सिल्वर को ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि भाई ये कॉस्टली है। ठीक है, आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, इस वजह से हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो ट्रांसमिशन लाइन में हम यही यूज़ करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम। मोस्टली हम एल्यूमिनियम का ही यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने बिजली को, जो इलेक्ट्रिसिटी को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रांसफ़र करवाना है। ठीक है, ओके। और जहाँ पे इंसुलेटर है वहाँ पे हम हार्ड रबर है, ग्लास है, डायमंड हम यूज़ नहीं करते, लेकिन ये इंसुलेटर है, ड्राई पेपर है। ठीक है, ये हमने जो है रेजिस्टिविटी लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इनकी ये कंडक्टर हैं, यहाँ पे ये हमारे अलॉय हैं, और यहाँ पे ये मैंने ये लिख भी दिया है किस किस जो अदर मेटल से ये बने हुए हैं। कॉपर, कॉन्स्टेंटन कॉपर और निकिल, मैग्नीन जो है कॉपर, मैग्नीज और निकिल, और निक्रोम की हम बार बार यूज कर रहे हैं, इसको आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। How much current will an electric bulb draw from 220 volt source if the bulb filament is 1200 ohms? अब ये हमने क्या है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसके फिलामेंट को हमने 220 वोल्टेज दी है। बल्ब के पास क्या है, 220 वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस। इफ द बल्ब फिलामेंट इज, उसका रेजिस्टेंस भी दे दिया है 1200 ओम है, तो करंट हमने निकालना है। तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से हमने क्या पता है, V = IR होता है। ठीक है, तो यहां से अब करंट निकालना है, तो यहां से करंट की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी, करंट की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, I = V/R। ठीक है, तो यहां से हमें वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट। ठीक है, और हमें जो है रेजिस्टेंस भी गिवन है ओम। ठीक है, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो R की वैल्यू हमें गिवन है 1200 ओम। ठीक है, ओम इसका साइन होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, V हमारा 220 है डिवाइडेड बाय 1200, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम सीधे भी काट सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 60। तो यहाँ पे हमने जो है 11 को डिवाइड करना है किससे, 60 से। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं जा रहा, तो 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 0 ले लेंगे, तो 1 पे चलेगा, तो 60, तो यहाँ पे 50 रह जाएगा। अगेन हम 0 यहाँ से लेके आएंगे, तो यहाँ पे अब कितने पे चलेगा, ये 8 पे। ठीक है, 8 पे, 80, 8 6 48। तो इस तरह से हमारा जो है करंट की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 0.18 एम्पियर। ठीक है, तो हमारे बल्ब के फिलामेंट से हमारा इतना करंट जो है पास होने वाला है। ठीक है, ओके। तो आप इनकी वैल्यू, जैसे हम घरों में कुछ हमने जो है बटन लेके आना, स्विच लेके आना है किसी भी चीज़ का, तो हम यहाँ से उनकी जो है पावर और करंट की फार्मूले से, हम जो कि आगे हम फ्यूचर के लेक्चर में करेंगे, वहाँ से आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिकल हीटर कॉइल ड्रा फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। वोल्टेज हमें दे दी है 220 वोल्टेज है, इलेक्ट्रिकल हीटर की बात कर रहा है। अब जो है इक्विपमेंट, इसने इलेक्ट्रिकल गैजेट चेंज कर दिया है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल इज 100 ओम,
तो यहाँ से हमें वोल्टेज भी पता है 220 वोल्ट दे रखी है, ओके, और जो रेजिस्टेंस है आर की वैल्यू दे रखी है हमें 100 ओम। तो यहाँ से करंट की वैल्यू निकालेंगे, करंट इक्वल टू हो जाएगा V डिवाइडेड बाई आर, वोल्टेज है हमारी 220 और डिवाइडेड बाई 100, तो इसका मतलब यहाँ से 2.2 एम्पियर करंट आ गया। बिल्कुल इजी है, आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही मिलने वाले हैं, तो आप उसको बहुत ही इजी वे में कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटर, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है, 60 वोल्ट है, व्हेन इट ड्राज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, करंट भी दे रखा आपकी बार 4 एम्पियर का करंट ले रहा है सोर्स से, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अब यूँ कह रहा है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा कितना करंट वो ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें V1 दे रखा है 60 वोल्ट, ठीक है, करंट दे रखा है यहाँ से 4 एम्पियर, ठीक है, ओके। तो यहाँ से रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या आ जाएगा हमारा, रेजिस्टेंस क्या होता है V डिवाइडेड बाई I, तो V 60 है डिवाइडेड बाई I 4, तो ये 15 ओम जो है हमारा जो है इलेक्ट्रिकल हीटर का रेजिस्टेंस है। अब ये कह रहा है कि कितना करंट लेगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट कर दिया जाए। तो यहां से V2 जो हमारा है 120 है, ठीक है, रेजिस्टेंस आ गया है हमारा यहां से 15 ओम, ठीक है। तो यहां से करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अगेन V डिवाइडेड बाई R, तो यहां से आ जाएगा V कितना है 120 डिवाइडेड बाई R, 15 8 जा 120, ओके। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 एम्पियर, I की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 एम्पियर आ जाएगी। यहां से देखने वाली क्या बात है, जब 60 वोल्ट का जो हमारा सोर्स था तो 4 एम्पियर करंट है। अब ये क्या कह रहा है कि वोल्टेज सोर्स हमने क्या इंक्रीज कर दिया, ओम्स लॉ से हमने क्या सीखा था कि भाई वोल्टेज और करंट के बीच में अगर हम कोई रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो वो लीनियर आएगा। ये देखिए यहाँ से करंट की वैल्यू भी डबल होगी, 8 होगी, तो यहाँ पे वोल्टेज भी डबल हो रहा था तो करंट भी डबल हो गया। तो इस तरह से आपने भाई जो है क्वेश्चन में हर पॉइंट देखना है कि और उसका रिलेशन देखना हमने, जो चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी हैं उनके साथ में, तो सारी चीज़ें जो यहाँ से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मेहनत आपने करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, ठीक है, ओके। जितनी बार इसका रिवीजन करोगे आप इसको बहुत ही जल्दी जो है टाइम पीरियड जो है आपका क्वेश्चन को सोल्व करने में वो कम से कम होता रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट रोल है रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है, किनका, कंडक्टर का। जो अच्छे कंडक्टर होते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनका जो है रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। वहीं अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, ठीक है, उनका जो टेम्परेचर है रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो है डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि हमारे सोलर प्लेट की बात करें तो सोलर से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से तभी ये टेम्परेचर इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है। इफ़ द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 mm, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल। तो यहाँ से हमने रो की वैल्यू निकालनी है जो कि ओम मीटर होता है, और यहाँ पे हमें वायर की जो डायमीटर है mm में दिया, तो सबसे पहले हमने इस डायमीटर को ही मीटर में चेंज करना पड़ेगा। प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर, और ये भी बताना है कि जो मटेरियल जो है वो किस चीज़ का है, वो मेटल का नाम भी बताना है हमने, जो टेबल हमने देखी थी उसकी हेल्प से, ठीक है। तो सबसे पहले जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करूँ यहाँ पे, ये हमने निकालना है, ठीक है। तो ये तो होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से आर क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं इसको डायमीटर के टर्म में लिखना चाहूँ तो ये d/2 होता है, और इसका हमने स्क्वायर कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई d²/4, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पे निकालनी है, ओके। तो यहाँ पे अब हमारा जो r दिया हुआ है, d दिया हुआ है, सॉरी, तो यहाँ पे d जो दिया है 0.3 दे रखा है, 0.3 दे रखा है mm। तो इसको सबसे पहले हमने जो है मीटर में चेंज करना पड़ेगा। इसको मीटर में चेंज करने से पहले डेसिमल हटाऊंगा और 10⁻⁴
3 से इसको डिवाइड कर दूंगा, ये आ जाएगा हमारा 3 इंटू यहाँ पे 3 इंटू 10⁴, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या क्या नोट करना है, लेंथ एल क्या है 1 मीटर है। ओके, आर की वैल्यू भी गिवन है हमें 26 ओम है। ओके, और डायमीटर हमें दे दिया है इसने, तो डायमीटर जो होगा हमारा 3 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, ये हमारा डायमीटर है। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें पता है R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए। तो यहाँ से हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, तो आ जाएगा हमारा R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। L1 है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। R है हमारा 26, ठीक है। A पाई d² बाई 4, तो पाई 22/7 ले लेते हैं हम, पाई d², d है ये 9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। 9 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा, पावर भी हमारी जो है डबल हो जाएगी यहाँ पे। ओके, ये हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या था 4, ठीक है। तो एरिया हमें पता है पाई d² बाई 4 होता है, तो ये आ गया। इसको हमने जो है यहाँ पे कैंसिल सोल्व आउट करना है, तो यहाँ से ये 11 हो जाएगा, और 2 पे यहाँ पे 2 पे कट रहा था, तो ये 2 से यहाँ पे 13। अब हमें पता है 13 और 11 और 9 इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे 99 हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई 13 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये हो जाएगा 100 माइनस के 1 इंटू 13, तो ये 1300 माइनस के 13 1287 हो जाएगा यहाँ से। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1287 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 1 5 58 7 8 जा 56 2 7 3 जा 27 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 6 7 8 जा, ठीक है। तो ये आएगा, और 10⁻⁻ यहाँ से माइनस के 8। अगर मैं पॉइंट यहाँ पे लेके आऊँगा, पॉइंट इधर लेके आऊँगा, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻6, 1.84 इंटू 10⁻⁻6, ये आ गया। तो ये तो हमारा हमने देखा था, जो हमारे अलॉय होते हैं और मेटल होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी रेंज होती है। इसका मतलब ये मेटल या अलॉय में से कुछ ना कुछ है, तो इसकी वैल्यू 1.84, ठीक है। ये हम टेबल से देख लेते हैं एक बार, ये देखिए मैग्नीज 1.84 इंटू 10⁻6। इसका मतलब जो हमने वैल्यू निकाली है, ये क्या है हमारी मैग्नीज की वैल्यू, किसकी, मैग्नीज। तो इस तरह से हमने रो की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड आउट कर ली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छी तरह से करना है। बस यहाँ पे आपने याद रखना था यूनिट सेम होनी चाहिए, अगर यूनिट डिफरेंट होगी तो आपका आंसर जो है अवश्य ही जो है गारंटली जो है रॉन्ग आएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, और फार्मूले में सारी की सारी वैल्यू पुट करनी थी। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ए वायर ऑफ ए गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, ठीक है। ओके, A हैज ए रेजिस्टेंस 4 ओम, ठीक है, 4 ओम है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल की है, हैविंग लेंथ क्या कर दी, हाफ कर दी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A कर दिया। तो लेंथ हाफ करने से हमें पता है करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, करंट की वैल्यू लेंथ हाफ कर दी, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर दिया, डबल कर दिया। इसका मतलब हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, तो यहाँ से R1 पहले वाले मटेरियल जो है कंडक्टर की देखते हैं, तो ये हमारा रो L बाई A, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर इसने दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो दूसरा क्या दे रखा है इसने, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, R2 कह रहा है, ठीक है, सेम मटेरियल है,
रो लेंथ क्या होगी L/2 हो गई है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया हमारा 2A हो गया 2A। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा रो L/4A। तो ये तो हमारा क्या था रो L/A R1 है, ठीक है, और R1 की वैल्यू क्या दे रखी है 4 ओम, ये इक्वल टू है हमारा भाई 4 ओम के, तो ये हो जाएगा हमारा R2 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1। तो रेजिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा नए वाले जो वायर है। तो इस तरह से आपने सारे के सारे न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसको जो है अच्छे तरीके से और सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में अनदर टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।